हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एकेडमी कानपुर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट में मैथ के क्वेश्चंस, पेडागोगी को छोड़कर और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो पे देखने वाले हैं। आपने देखा होगा सीटेट एग्जाम में स्थानीय मान, सन्निकट मान, वर्गमूल, घनमूल, अनुपात, समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ या आपके गुणनखंडों की संख्या निकालना या गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल निकालना, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल से भी रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो संख्याओं से संबंधित सवाल है, पार्ट वन। क्योंकि सारे सवाल एक वीडियो पे हम नहीं करा सकते हैं, तो आज हम पार्ट वन देखेंगे इसका, संख्याओं से संबंधित। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, और चौथा लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। अब देखिए इन सभी कथनों में से एक कथन हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है, और तीन हमारे सही लिखे हुए हैं। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से गलत कौन सा है। अब गलत कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी चेक होगा। तो पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है या नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं में हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती हैं सम्मिलित रूप से। तो परिमेय और अपरिमेय आने का मतलब है कि कोई भी संख्या बचेगी ही नहीं काल्पनिक संख्या को छोड़कर, ठीक है ना। तो अब इसमें वास्तविक संख्या है, या इसका मतलब वास्तविक संख्या में हमारी सभी संख्याएं आ जाती हैं, प्राकृतिक भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक, मतलब दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। तो ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो वास्तविक संख्या में दोनों आती है। जो वास्तविक संख्या हमारी होती है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाने से हमारा क्या बनता है, वास्तविक संख्या। अगर कोई भी संख्या, दूसरा ऑप्शन जो लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब आप ही बताइए वास्तविक संख्या क्या जरूरी है। अब देखो, इसको भी बोलेंगे ये वास्तविक संख्या है, और 1/2 इसको भी बोलेंगे। तो परिमेय को भी वास्तविक बोलते हैं, अपरिमेय को भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी ये वास्तविक संख्या मान लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। हमें पता है कि √3 हमारा परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। इस प्रकार ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है गलत लिखा हुआ है। तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरा। हालांकि तीसरा चौथा भी पढ़ लो, वो दोनों सही लिखे होंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक और ये भाज्य अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं, पूर्ण पूर्णांक सब आ जाता है। तो ये भी हमारा सही है। चौथा लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भी पूर्णांक संख्या हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर गलत होगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इसी टाइप का एक सवाल और आया था 2019 के सीटेट एग्जाम में, पूछा गया था, उसको भी देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आया था। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये 2019 में पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। पहला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था अभाज्य संख्याएं यानी ओनली 2 फैक्टर, मतलब जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर अगर पॉसिबल होते हैं वो संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एक अंक वाली एक 4 अभाज्य संख्याएं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। एक अंक वाली का मतलब ये होता है सिंगल डिजिट का, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। बिल्कुल बात सही लिखी है। जो भी सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं वो हमारे कितने पॉसिबल होते हैं, 4। बिल्कुल बात सही बोली। तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अच्छा बताओ, ये तो विषम हो गया, ये भी तो हमारा अभाज्य होता है, ये विषम तो होता नहीं है। अभाज्य संख्या हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से स्टार्ट होती है। और सभी लोगों को पता भी होगा कि 2 एक ऐसी हमारी इकलौती संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं
कि सभी आबाद संख्याएं हमारी विषम होती है, सभी नहीं होती है। एक हमारा 1-2 होने की वजह से ये बात हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि सभी आबाद संख्याएं हमारी विषम होती हैं। हाँ, अगर ये स्टार्ट ना होता तो हम ये जरूर कह सकते थे, लेकिन 2 होने की वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ना, तीसरा वाला, यही हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, आबाद संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। आबाद संख्याएं बिल्कुल सही है, आबाद संख्याएं जो होती हैं अपरिमित रूप से अनेक है, बहुत सारी संख्याएं हैं। यानी आबाद संख्याओं की हम बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। छोटी संख्या तो बता सकते हैं कि सब छोटी आबाद संख्या 2 है, लेकिन बड़ी संख्या हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपरिमित यानी इनफाइनाइट। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न पूछा गया था 2019 में, आप समझ गए होंगे कौन सा कथन सही नहीं था, तीसरा वाला। बाकी सब प्रश्न बाकी जिसके चारों ऑप्शन क्या थे, 3 ऑप्शन सही थे और सिर्फ तीसरा वाला गलत है। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी तो निम्न है। अब देखिए 1 से और 10 यानी दोनों को हमें सम्मिलित भी करना है, 1 और 10 यानी दोनों को सम्मिलित भी करना है, ठीक है। और विभाज्य की बात बोला है, कौन सा है ऑप्शन देखिए, पहला लिखा हुआ है 604, ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 604 और दूसरा लिखा हुआ है 2520। ये भी क्वेश्चन 2019 सीटेट में पूछा गया था, ठीक है। और जो तीसरा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 10 है और चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है 100, ठीक है। अब देखो 1 और 10 यानी दोनों को मिला के भी हमें चेक करना है सम्मिलित रूप से कि विभाज्य है कि नहीं है। अब आप ये बताइए 10 से विभाज्य हमने बताया था, 1 से होना भी चाहिए, 10 से भी होना चाहिए। तो 10 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बताया है कि आखिरी के अंक में 0 होना चाहिए। तो देखिए आखिरी के अंक में 0 तो है नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। यानी ये तीनों हमारे 10 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 से सारे नंबर डिवाइड होंगे, ये भी बात सही है, समझ में आता है। इसके अलावा 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन नंबर आते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, 7, 8, 9 सभी चेक करना है। अब 2 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट का अंक डिवाइड होना चाहिए, 2 से तो हो रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है सभी जितना भी नंबर दिया उनके सभी डिजिट का योग 3 से होना चाहिए। तो 5, 2, 7, 2, 9 ये भी 3 से हो रहा है, लेकिन ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा और ये भी हमारा ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2520, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले उन्होंने बोला 1 से लेकर 10 तक में हमें पता है कि 10 से तभी कटता है जब लास्ट में 0 होता है, ये तो ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया। अब इसके बाद 2 से हमें पता चला तो सभी कट रहे हैं, 3 चेक किया तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, सिर्फ एक ही हमारा ऐसा अंक है जो 3 से कट रहा है। अब देखो ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, मतलब सभी नंबर से हमारा कट जाएगा। और ये 7 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 100% सभी नंबर से कटेगा। क्योंकि पहले ही 2 ऑप्शन हमारे बाहर हो गए तो बस यही वाला हम टिक कर देंगे, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे। अभी देखिए संख्याओं संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं सभी करा दे रहे हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं, उसके जो भी क्वेश्चन छूटेंगे वो नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। आप लोग बस धैर्य बनाए रहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी मैथ का क्वेश्चन है हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आप बस थोड़ा धैर्य बनाए रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो संख्या बताइए। अब आप सभी लोग जो जानते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना, ये सब पता ही होगा। अब देखो ये सवाल जब भी कभी इस टाइप के सवाल आया करें कि इसका अंक इतना है, दुगना है या 3 गुना है या जो भी कहे, हमेशा ऑप्शन से लगाया करिए। अब देखिए इसके जो पहले 4 ऑप्शन लिखे उनको अच्छे से लिख लो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 460 है और 28 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 604, 82, और जो तीसरा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 640, 82, और जो चौथा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 640, 28।
एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी सवाल आए अंकों से रिलेटेड, संख्याओं से, कि इसका अंक इसका दुगुना है तिगुना, तो हमेशा याद रखिए ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से लगाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए। अब देखिए ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ये, दूसरा ये और तीसरा ये, चौथा ये। देखो कैसे लगाएंगे। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़िए। सवाल में बोला है 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या है तो 5 चारों में, इसका मतलब ये बात तो सही है। आगे लिखा हुआ है दहाई के स्थान का अंक 8। अब देखिए दहाई के स्थान बोल दिया तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई ऐसे होता है, ठीक है ना। तो दहाई में 8 हमारा यहाँ पे मिल रहा है और 8 हमारा यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में तो दहाई में 8 है नहीं। ये दो ऑप्शन तो हमारे देखते ही गलत हो गए ऐसे ही। अब इन दोनों की लड़ाई है और इन दोनों में एक ऑप्शन जरूर सही होगा। वो सवाल की लैंग्वेज और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ठीक है। हमेशा ऑप्शन से लगाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए। आगे लिखा हुआ था दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1/4, 1/4 तो है, चलो ये भी 1/4 है। 8 का 1/4 क्या होता है, 8 का अगर 1/4 हम निकालेंगे दहाई का तो कितना आया 2। और देखो 2 हमारा लिखा हुआ है इकाई में, इसका मतलब जो इन्होंने बात बोली है दोनों में सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे देखिए लिखा हुआ है हजार के स्थान का अंक 0। हजार यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 0 यहाँ पे आ रहा है तो हजार में 0 आ गया ना यहीं पे, तो बस यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। साफ साफ बोला गया है ना, हजार के स्थान का अंक 0 है तो बस 0 मिल गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, 0। इसके आगे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, जैसे सवाल में बोलेगा बस वैसे ही हमें करना है। अपनी तरफ से कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करें, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे इन्होंने लिख दिया हजार के स्थान 0 और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 0। अब देखो 100वें यानी इकाई दहाई सैकड़ा इसका दुगुना है, आगे की जो भी बात लिखी होगी सवाल में वो बिल्कुल सही होगी, 100% सही होगी, क्योंकि अगर ये 0 मैच कर गया अब आगे जो भी लैंग्वेज में लिखा होगा वो बिल्कुल सही होगा। इन्होंने बोला ना इसका दोगुना है सैकड़ा वाला, देखो है दोगुना, ठीक है। और 10वें 1000वें का स्थान जो है तिगुना है तो इसका देखो तिगुना भी है, 2 का तिगुना क्या होता है 6। तो बस हमें यहीं से पता चल गया ऑप्शन, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जहां से सवाल हमारा मैच कर जाए वहीं तक पढ़िए, आगे छोड़ दीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। ये भी सवाल हमारा 2019 में पूछा गया था जो अभी हमने कराया है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, वह संख्या बताइए। यानी 31 से बड़ी जितनी संख्या है वही संख्या 75 से उतनी ही छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए 31 से बड़ी यानी संख्या हमको नहीं पता, हमने मान लिया संख्या हमारी x है, ठीक है। तो 31 से बड़ी यानी इसमें 31 हमें ऐड करना होगा। जैसे मान लो कोई संख्या 31 से बड़ी है, ठीक है ना, तो अब x की जगह कुछ भी तुम ऐड करो, 1 ऐड करो 2 ऐड करो, वो हमेशा 31 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। बड़ी का मतलब क्या होता है, 31 में तभी जब कोई चीज ऐड करोगे तभी तो बड़ा आएगा, बराबर। आगे लिखा हुआ है जितनी वह 75 से छोटी है, 75 छोटी का मतलब यानी 75 से नंबर वो कम रहा होगा, तो 75 से कम रहने का मतलब 75 में से हम कुछ ना कुछ घटा देंगे, ठीक है। अब वो संख्या तो हमको नहीं पता है, तो संख्या हमने क्या मान लिया x है, तो संख्या में जब 31 जोड़ोगे मतलब जो भी संख्या रही होगी, मान लो x का मान कुछ भी रहा होगा, 5 रहा होगा, 4, 31 में जोड़ोगे तभी तो बड़ा आएगा। और जब इसमें कोई संख्या घटा दोगे 75 में से तभी तो संख्या छोटी होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वह संख्या बताइए, बस सॉल्व कर लीजिए। इधर x को इधर ले आइए तो क्या आएगा, ये माइनस का है, इधर प्लस में आएगा 2x बराबर, इधर क्या बचा 75 और ये इधर आएगा माइनस में 31, तो 2x बराबर इसको माइनस कर लेना, 5 में गया 4 यानी 44 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 42, ठीक है, 22 आ गई, 2 का भाग देंगे ना 44 में 22 आ गई। अब आप बताइए संख्या पूछा गया तो संख्या तो इसमें जोड़ेंगे ना, क्योंकि संख्या 31, क्योंकि x तो हमने एज्यूम किया था, माना था, लेकिन ओरिजिनल संख्या तो हमारी ये होगी नहीं। तो अब इसमें क्या है, संख्या अगर हमको निकालना है
तो इसमें जोड़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, जोड़ के बताएंगे, 31 से बड़ी बताना है, ये तो 31 से छोटी है। अब देखिए 31 में जैसे तुम 22 जोड़ दोगे तो हमारा कितना आएगा, 2 और 1 3 और 3 2 5, यानी हम कह सकते हैं वो संख्या हमारी कितनी थी, 53 थी, 53। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका सही, चौथा नंबर सही होगा। तो ये संख्या हमारी आ गई। जब भी सवाल आए कि इतनी बड़ी है इतना छोटा है, तो पहले एक बार x में जोड़ लिया करो, और जिसमें कम की बात कहे उसको 75 में से माइनस कर दिया करो बस। इससे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की वैल्यू यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दोनों की जो संख्याएं होंगी क्या होगी, इक्वेशन में रखेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम 22 रखे होते और 75 में से 22 घटाते तो भी हमारा 53 आता, यानी दोनों तरफ की कंडीशन क्या होगी, बराबर होगी। उतना बड़ा है जितना छोटा है, इसका मतलब दोनों की कंडीशन बराबर होनी चाहिए, और यही संख्या हमारी दोनों तरफ रखने पे क्या हो रहा है, इक्वेशन बराबर हो रहा है। समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं कौन कौन से होंगे। अभी देखिए, अभी हमने एक सवाल बताया था इसी टाइप का, उसमें कहा था कि भाई ऑप्शन से लगाते हैं, और इस सवाल को भी हम ऑप्शन से ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन को लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1, 8, 18, 21, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा 8, 12, 5, 20, 8, 12, 5, 20, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 8, 12, 21, और चौथा ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है 2, 12, 5, 26, 2, 12, 5, 26। अब आप ही बताइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, योग के रूप में लिखना है, 4 संख्याएं, तो पहले हम सबसे इनको ऑप्शन से लगाते हैं, 4 संख्या लिख लिया। अब आप देखिए इसमें 3 संख्याएं, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही गलत हो गया। इन तीनों में से एक सही होगा, और इन्होंने बोला 45 को मतलब चारों संख्याओं का योगफल 45 के बराबर आना चाहिए। तो एक बार पहले ये चेक कर लो, क्या इनका योगफल 45 है, जोड़ो, 8 1 9, 18 9 27, 27 और 21 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 48। ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। इसको जोड़ो, 12 8 20, 20 5 25, 25 20 कितना होता है, 45। एक बार इसको भी जोड़ लो पहले, कितना हो रहा है, 12 2 24, 5 29, 29 और 26 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 55। यानी ये भी नहीं होगा, बस हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, दूसरा। बस कुछ करना ही नहीं है, लैंग्वेज तो बहुत बड़ा लिखेंगे, इतना संख्या, इसका गुना, इतने गुना करिए, ये करिए वो करिए, दुनिया भर का लिखा रहेगा। ऑप्शन आप लिख लिया करिए, जैसे क्वेश्चन में बोले उसी कंडीशन देख लो। कह रहा था चारों संख्याओं का योग 45 होना चाहिए, हमने यही चेक कर लिया, हमारा हो गया। आगे जो इन्होंने लैंग्वेज लिखा है ना कि इसमें 2 घटाएं फिर गुणा करें, तो कंडीशन जब करके देखोगे तो आ जाएगा पूरा, वैसे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर पकड़ में आ गया, और इसी को हम टिक कर देंगे। अगर आगे करना चाहते तो वो भी देख लो। कह रहा था पहली संख्या में 2 जोड़े, अब यही संख्या में मान लो 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में जब 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 10, ठीक है ना, 10। तीसरी संख्या में 2 से गुणा करोगे, तीसरी संख्या में जब 2 से गुणा करोगे तो 5 गुणे 2 यानी 10 आएगा। तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 10। क्वेश्चन में लिखा है परिणाम वही प्राप्त होता है। परिणाम का मतलब ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो क्या बराबर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हम पकड़ लेंगे, सवाल हमारा यहीं से सही हो गया। समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हों, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को लगाने के कम से कम 3-4 तरीके हैं, और कई तरीके से लगाया जा सकता है इस सवाल को।
तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हो। देखिए इसके ऑप्शन हमारे कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 45 है, दूसरा ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है 50, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 55, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 48। ठीक है, इसको ऑप्शंस कैसे लगाएंगे। प्रश्न में पूछा गया उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिया, यानी ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ना ये सही प्रश्नों के। अगर मान लो पहला ऑप्शन चेक करते हो, टोटल हमारे पास प्रश्न कितने थे 75, 75 में से अगर मान लो 45 अगर सही है यानी राइट क्वेश्चन है, तो रॉन्ग कितने रहे होंगे 30। ठीक है, इसके हमें कितने अंक मिल रहे हैं 4 अंक। एक प्रश्न अगर सही है तो 4 अंक मिल रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितने अंक होंगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 2 18, यानी 180 अंक हो रहे हैं। अगर दो अंक अगर गलत में काटे जा रहे हैं, अब मान लो 30 प्रश्न गलत किया है तो कितने नंबर कम हो गए 60। 180 में से 60 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 120, लेकिन वो नंबर कितने पाया 150। इस तरीके से हमारा वाला ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब मान लो 50 यानी 75% टोटल थे, 50 में 75 में से अगर 50 अगर हमारे राइट है सही है, तो गलत कितने रहे होंगे 25, यानी ये रॉन्ग रहे होंगे। अब देखिए सही प्रश्न में अगर 4 अंक मिल रहे हैं तो 50 गुणे 4 कर देंगे तो कितने नंबर हो गए 200। गलत में 2 नंबर कट रहे हैं, यानी एक प्रश्न में 2 नंबर कटेगा तो 25 में कितने करेंगे 50, यानी 50 इसमें अगर माइनस कर दें तो कितने नंबर हो गए टोटल 150, जो कि प्रश्न में भी बोला है कि 150 अंक प्राप्त करता है, यानी ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में प्रश्न में पूछा गया है ना सही प्रश्नों का बताइए कौन सही है, तो सही प्रश्न में हमने ले लिया अगर 50 सही होंगे तो गलत कितने रहे होंगे 25, क्योंकि टोटल तो 75 क्वेश्चन किया है। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मान लो अगर ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते हो तो एक तरीका इसका और है, वो भी समझ लो। काफी तरीके अभी हमने बताया था, इस सवाल को लगाने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये है, मान लो अगर उसने 75 प्रश्न अगर सही किया है, यानी पूरे के पूरे प्रश्न क्या किया सही किया, मान लेते हैं। ठीक है, अगर वो 75 प्रश्न सही किया होता तो कितने नंबर पाया होता, एक प्रश्न सही होने पे 4 नंबर मिल रहे हैं, यानी वो 300 नंबर पाया होता। लेकिन वो 300 नहीं पाया, 150 नंबर पाया है। तो 150 का मतलब 150 नंबर कम हो गए, 150 नंबर क्या हो गए कम हो गए। ये कम क्यों हुए, गलत किया होगा ना। अगर वो पूरे के पूरे सही किया होता तो उसके 300 नंबर आए होते, लेकिन वो तो 150 नंबर पा रहा है, यानी 150 नंबर कम हो रहे हैं। 150 कम क्यों हो रहे हैं, गलत किया है। अब आपको ये दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि जैसे एक प्रश्न गलत करने पे 2 नंबर कट रहा है, जैसे एक प्रश्न आप गलत कराए ठीक है, तो 2 नंबर तो वो कटेगा ही। जो सही का हमें 4 नंबर मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिला, यानी हमारी जो मतलब एक प्रश्न में जो नुकसान होता है वो 6 नंबर का होगा। सही वाला तो गया ही और गलत अलग से मिल गया 2 नंबर। ये चीज अगर समझ गए तो आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं। हमेशा ये ना सोचिएगा कि एक प्रश्न का 2 नंबर है तो दो ही नुकसान हमें 6 नंबर का होगा, एक प्रश्न में हमें 6 नंबर का नुकसान होगा। 4 तो सही वाला मिला ही नहीं, अलग से गलत का भी 2 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो नुकसान कितने का हुआ, एक प्रश्न में अगर नुकसान 6 नंबर का हो रहा है, एक प्रश्न में अगर नुकसान 6 नंबर का हुआ है, तो 150 अगर नंबर पाए हैं तो कितने प्रश्न गलत किए होंगे, 150 में से 6 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 25 प्रश्न हमने गलत किए होंगे। 25 प्रश्न अगर गलत किए होंगे 75 में से, तो सही कितने किए होंगे 50 सही किए होंगे। बस ऐसे लगा सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि जो हमारे क्वेश्चन का जो नुकसान होगा वो सही और गलत दोनों को मिलाने से होगा। ठीक है, सही नंबर तो मिलेगा ही नहीं, गलत का भी अलग से, यानी एक प्रश्न में हमारा 6 नंबर का नुकसान होगा। अच्छा से भाग दे दो, 150 की कमी हो रही थी ना, हमें 300 नंबर मिलने चाहिए थे, 300 न मिल के हमको 150 मिले, 150 कम हो रहे हैं। तो 150 कम हुए, एक प्रश्न में नुकसान हो रहा है 6 नंबर का, तो 6 का भाग दिया, यानी 25 प्रश्न हमारे गलत रहे होंगे, तो 50 में से कर देंगे। एक तरीका तो ये है, ऐसे लगा सकते हो। अगर इससे भी नहीं समझ पाए हो तो बिल्कुल बेसिक लगा लो। बिल्कुल बेसिक कैसे लगाओगे उसको भी समझ लो। मान लो कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, मान लो जो सही प्रश्न है हमारे वो मान लो x है, सही प्रश्न कितने हैं x, तो गलत प्रश्न कितने रहे होंगे, गलत प्रश्न रहे होंगे 75 माइनस एक्स। ठीक है, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 प्रश्न आएंगे। अब सही प्रश्न में अगर 4 नंबर मिल रहे हैं तो x इंटू 4 कर देंगे प्लस। ठीक है,
मतलब सही में नंबर पाया ना कम होंगे, यानी गलत प्रश्न में नंबर कितने मिल रहे हैं, 75 माइनस एक्स। देखो सही प्रश्न में अगर 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत प्रश्न हमने किया होगा 75 माइनस एक्स, इसमें 2 नंबर मिल रहे हैं, इन्हीं का तो डिफरेंस कितना आया, 150। कितने नंबर प्राप्त किया है, 150। बस ऐसे लगा लो। इस तरीके से भी लगा सकते हो, 4x माइनस ये कितना आएगा, 150, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x इजिकल टू 150। ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि सही में से गलत को माइनस करोगे तभी तो नंबर पाया होगा 150। ये तो पूरे पूरे सही सही अगर किया होता तो फिर 300 नंबर उसके हो गए होते। 4 में से 2 जोड़ देंगे, 6x आएगा, ये इधर जाएगा तो 300। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब कई तरीके हैं लगाने के। सही प्रश्न x मान लो, गलत कितने होंगे, 75 माइनस एक्स। जो टोटल दिया था उसमें सही को माइनस कर दो तो गलत निकल आएगा। सही प्रश्न में 4 नंबर, गलत प्रश्न में 2 नंबर, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 150 आया है। बस सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो इन सवालों को बहुत तरीके लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे ऑप्शन से लगा लो, या वैसे लगा लो कि एक प्रश्न में नुकसान कितने का हो रहा है, 6 का। कितने नंबर कम पाया, 150। 150 में 6 का भाग दिया, कितना आया, 25। 25 गलत किया, सही कितना किया होगा, 50। मतलब किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक कक्ष में एक निश्चित संख्या में बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है, किंतु प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए, ना तो हमको ये क्वेश्चन में पता है कि कितनी बेंच है, हालांकि ये बोला है कि एक निश्चित संख्या में बेंच है, मतलब कुछ भी रही होंगी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो हमेशा विद्यार्थियों की संख्या पे फोकस किया करो। हमें कुल मिलाकर टोटल देखना है, कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, कितने बच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, बेंच हमको नहीं पता है, हमने मान लिया कि जो बेंच है हमारे एक्स है। बेंच की संख्या कितनी मान लिया, एक्स है। अब अगर एक बेंच में अगर 6 विद्यार्थी बैठेगा तो कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 6x यानी 6x मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बेंच में अगर 6 विद्यार्थी बैठा तो दो बेंच में कितना बैठेगा, 2 गुणे 6 यानी 12 विद्यार्थी। आप समझते होंगे इस चीज को। 3 बेंच में बैठाना है तो 3 गुणे 6 कर देंगे यानी 18 विद्यार्थी। तो यानी एक बेंच में से अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारा विद्यार्थी हो गया टोटल। आगे लिखा हुआ है, 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों की बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की जरूरत पड़ती है। एक और बेंच का मतलब, एक बेंच में तो हमें पता है कि 6 विद्यार्थी बैठते हैं। हमने क्या बताया, सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या फोकस करना है। तो यहाँ पर भी देखिए, एक बेंच में अगर 6 बैठ रहा होगा तो हमने मान लिया टोटल 6 से बैठा। उसके बाद एक बेंच की जरूरत और पड़ती है। एक बेंच का मतलब हमें 6 स्टूडेंट और होंगे ना, तभी तो उनको बैठा रहे होंगे एक बेंच में। तो 6 स्टूडेंट कहिए या एक बेंच कहिए, बात एक ही है। 6 स्टूडेंट ही तो बैठ रहे हैं एक बेंच में, तो हम 6 स्टूडेंट के लिए और पड़ रही है जरूरत एक बेंच की, तो हमने लिख दिया +6 है। हमने बेंच की संख्या ने लिख के स्टूडेंट की संख्या लिखी है, विद्यार्थी की संख्या लिखी है। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल हो गया। दूसरी कंडीशन लिखा हुआ है आगे, किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठते हैं। अगर एक बेंच में अगर 7 विद्यार्थी अगर हम बैठाते हैं तो टोटल कितना बैठ जाता, 7x। अगर एक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के बाद पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है। इसका मतलब 5 विद्यार्थी और आ सकते हैं हमारे पास, स्पेस मतलब ये एक्स्ट्रा है। 5 लोगों के लिए जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्या है, मतलब जगह खाली पड़ी है, आए तो 5 इसमें और बैठ सकते हैं। तो उसको हमने 5 को माइनस कर दिया। बस इतना सवाल होता है। पहले क्वेश्चन देगा कि इतनी सीटें खाली रह जाती हैं, या क्वेश्चन में बोलता है कितनी की आवश्यकता होती है। ये दो तरीके से लैंग्वेज बोलता है सवाल। कभी भी जब देखिएगा पेपर में आते हैं तो एक तो बोलेगा कि सीटें की जरूरत पड़ती है और दूसरी तरफ बोलेगा सीटें खाली रह जाती है। हमेशा फोकस किया करो छात्रों पे। एक बेंच में अगर 6 विद्यार्थी बैठा रहे तो टोटल 6 से बैठ ही रहा होगा। एक बेंच इसका मतलब जरूरत पड़ती है, तो एक बेंच का मतलब 6 विद्यार्थियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 6 विद्यार्थी तो एक बेंच में बैठ रहे हैं तो 6 जोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन में अगर एक बेंच में 7 विद्यार्थी बैठाते हैं तो 7x हो गया। इसके बाद 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है तो -5 कर देंगे। बची रहती है यानी शेष, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ।
तो ये देखो 6x इधर माइनस होगा ना, तो 7x तो पहले ही लिखा हुआ है, ये इधर आएगा तो बचेगा x, ये इधर आएगा तो कितना आ गया 11, x बराबर कितना आ गया 11। क्वेश्चन में बोला गया है कुल कितने विद्यार्थी हैं, चाहे इस वाले में रख लो विद्यार्थी की संख्या में, चाहे इसमें रख लो, किसी एक में रख लो, दोनों में आंसर बराबर आएगा। अगर x बराबर 11 यहाँ रखोगे तो कितना होगा, 6x प्लस 6 में रखोगे तो 11, यानी 6 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई 11 प्लस 6, तो 11 छक्का 66, 66 से कितना होता है 72। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कौन सा आएगा 72, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 72। अब बेंच की संख्या कितनी थी, अगर बेंच पूछ लेता तो बेंच हमारे कितने हैं, बेंच हमारे 11 हैं, बेंच हमारे 11 हैं और विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 72। अगर यही वैल्यू अगर यहाँ रखते तो 11 से 77, 77 में से अगर 5 माइनस करते तो भी हमारा 72 आता। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी लैंग्वेज में याद रखिए, एक बार बेंचों की आवश्यकता पड़ती है और एक बार स्टूडेंट, तो कुल मिला के बेंच की जो जरूरत पड़ती है ना उसको स्टूडेंट में समझ के किया करो। स्टूडेंट स्टूडेंट रहेगा ना तभी अच्छे से लगा पाओगे, ये भी स्टूडेंट हो गए, ये भी स्टूडेंट हो गए और ये भी स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट के लिए जगह खाली रहती है, ये भी स्टूडेंट में ही है टोटल। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे ये जो आया छात्रों की संख्या बताएगा, एक्स की वैल्यू बेंचों की संख्या बताएगा और यही एक्स इसमें रख देंगे, तो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, तो टोटल निकल के आ जाएगा हमारा कि कितने विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल एक और देख लेते हैं। देखिए लैंग्वेज से संबंधित सवाल आपने देखा होगा सीटेट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो उन लैंग्वेजों में कोई विशेष दम नहीं होती है, बस थोड़ा सा हल्का कॉन्सेप्ट सोचना होता है, समझना होता है। अगर वो चीजें समझ गए तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, कोई किसान अपने n गायों के झुंड का अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे को पूरे झुंड की 1/4 गायें, तीसरे को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे को 7 गायें प्राप्त होती हैं। एन का मान क्या होगा। ठीक है, तो एन गायों मतलब टोटल हमें गायों की संख्या निकालनी है, कितनी उसके पास गायें थी। अब हमको ये नहीं पता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है ना, अपने 4 पुत्रों में बंटवारा कर रहा है, तो उसके पास गायें बहुत सारी संख्या में होंगी, तो बोलेंगे भैया तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो। तो आप आजकल तो देखे वैसे ही बंटवारा होता है। तो देखो कैसे करते, जब भी सवाल इस टाइप का आए तो जो पहले फ्रैक्शन में लिखा होता है भिन्न में बटे में, पहले उनको पकड़ा करो सवाल में। तो लिखा पहले पुत्र को पूरे झुंड के आधी गायें, आधी का मतलब होता है 1/2। दूसरे कंडीशन में लिखा हुआ है 1/4 गाय, है ना, दूसरे को 1/4 यानी 1/4 होता है। और इसके बाद तीसरे को लिखा हुआ है 1/5 गाय, 1/5 मतलब जितनी, ऐसे लिखा हो 1/4 आधा या 1/3 जो भी लिखा हो, तो पहले उनको जितने भी सवाल में जहां जहां लिखा हो पहले उसको लिख लिया करो। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, बस इसको बोलते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन कहते हैं। इनका जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है उनको देखा करो, 2 4 5 इनका एलसीएम लेके, इनका एलसीएम लेके टोटल पहले गाय बना लिया करो, कितनी गाय, हमें गायों की संख्या पता नहीं है। अगर अब तुम 100 गाय मान लेते हो, 100 मान लिया कि हमने गायों की संख्या 100 है, तो चलो 100 में से 2 का भाग चला जा रहा है, 4 का भी चला जा रहा है, ठीक है, कुछ भी मान लो, 10 मान लो, 10 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा तो बटे में आएगा। कहने का मतलब गायों की संख्या कुछ भी मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 50, आंसर तब भी आएगा। लेकिन अगर इसका एलसीएम लेके मान के चलोगे तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या होती है, सही मतलब फ्रैक्शन में नहीं होती है, पूर्णांक में आती है और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कुल मिला के मेन मतलब ये है, कोई भी संख्या मान लो, लेकिन हम अगर एलसीएम मानेंगे तो वो सवाल हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 2 4 5 का एलसीएम कितना होता है आपको पता है, 20 होता है। 2 4 5 का जब एलसीएम निकालोगे, 2 4 5 हमेशा एलसीएम उनके हर से निकालते हैं, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा 2 4 5 का एलसीएम, अभी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे अच्छे से तो और क्लियर हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक है, 2 4 5 का एलसीएम तो हमने मान लिया। उसके बाद जो गाय हैं टोटल कितनी है, 20 है। अब क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है पहले पुत्र को इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय। अब बताइए पूरी गाय हमारे पास टोटल कितनी है, हमने मान लिया ये टोटल गाय कितनी 20, पूरी झुंड का 1/, यानी पहला जो पुत्र है फर्स्ट वाला उसका इसका आधा मिलता है। आधा का मतलब क्या हुआ, 20 टोटल है, इसका आधा यानी 10 गाय ले गया, 10 गाय तो ले गया पहला वाला बेटा उनका। जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है, देखो आगे पढ़ो लिखा होगा,
जो दूसरा वाला जो पुत्र है, एक चौथाई, एक चौथाई यानी पूरे झुंड का, पूरे झुंड मतलब इतनी गाय उसके पास थी, इसका एक चौथाई। तो 20 का एक चौथाई कितना होता है? 5। 20 का अगर एक चौथाई निकालोगे तो 1/4 होता है ऐसे, तो कितना आ गया? 5। यानी 5 गाय दूसरा वाला ले गया। अब बचा तीसरा वाला। देखो तीसरा वाला क्या कर रहा है, जो तीसरा वाला है वो ले रहा है 1/5 गाय पूरे झुंड का, यानी झुंड का मतलब जितनी गाय है टोटल, उसमें उससे बात हो रही है। तो इसका 1/5 ले रहा है, तो यानी 20 का 1/5 कितना होता है? 4। ठीक है, यानी 4 गाय ये ले गया। अब आप ही बताइए चौथा कितना ले रहा होगा। अब हमारे पास हमने ये मान के चले थे कि टोटल गाय हमारे पास 20 है, 10 तो ये ले गया, 5 ये ले गया, 4 ये ले गया। तो 10 5 15 4 19, यानी एक गाय बची। तो भैया बोले कि चौथे वाले तुम एक ही ले लो, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में बोला है इसके पास कितनी गाय हैं? 7। अब देखो, वैसे तो चौथे के पास एक गाय बचनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 7, यानी एक का कितने गुना होता है? 7। 7 गुना होता है, हमें पता है एक का 7 गुना होता है 7। यानी जो भी संख्या हमने माना है वो तो अपने तरफ से हमने सोचा था, मान लिया था। तो अब ये इसका अगर 7 गुना है तो इसका हम 7 गुना कर देंगे, जो हमने माना था, एज्यूम किया था। तो कितनी टोटल गाय हो गई होंगी उसके पास? 114। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला होता उसके पास 5 गाय प्राप्त होती हैं चौथे को, तो एक का मतलब 5, ये 5 गुना है, तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पर 4 गाय होती, 4 का मल्टीप्लाई। बोला है चौथे को 7 गाय मिल रही है, हमारे हिसाब से तो एक मिलना चाहिए था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 मिल रहा है, यानी 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे। अगर जितने गुना बोले उतना ही। अगर ये क्वेश्चन में बोल दिया होता कि चौथे को एक ही गाय मिलती है, तो फिर हमारा आंसर 20 हो जाता। ये तो हमने माना है ना एलसीएम, ये रियल में वैल्यू नहीं होती, ये अपनी तरफ से हमने माना था। और एलसीएम क्यों लिया? एलसीएम इसलिए लिया कि जब भी इनका अगर डिवाइड होगा ना तो इस संख्या से कट जाता है, इसीलिए सुविधा के अनुसार। देखो एक सवाल हमने बताया, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में। तो जब भी लिखा होगा कि इतना भाग, तिहाई भाग, चौथाई भाग, तो जितना जो बटे में आया करे संख्याएं, उनका हमेशा एलसीएम लेके टोटल बना लिया करो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोले वैसे करते चले जाइए, तो कहीं ना कहीं पूरा जब सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलेगा। जितना अंतर मिले उसी ओरिजिनल वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर दो, अगर अंतर नहीं मिलता है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप सभी लोग, उम्मीद है। और इसके बाद अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसके आते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, वो अगले वीडियो पे रखेंगे। अगर बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।